नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो बच्चों में पाई जाती है, जन्म के समय से होती है। इसको हम लोग कंजेनिटल डिसलोकेशन नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कि जन्मजात घुटने का डिसलोकेशन होना। सर्वप्रथम मैं एक मॉडल के द्वारा बताना चाहूँगा कंजेनिटल डिसलोकेशन ये होता क्या है। ये पैर देख रहे हैं, घुटना जो होता है, घुटना इसमें पंजे बच्चे का पीछे चला जाता है। जो पैर अक्सर तो थाई से टच कर रहा होता है इस तरह से उल्टा, और या ये आगे निकला हुआ होता है, नीचे की तरफ नहीं मुड़ पाता है। इसके जो पूरी सीरीज होती है इसको हम कंजेनिटल जीनू रिकर्वेटम या कंजेनिटल डिसलोकेशन नहीं बोलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बातों का। जन्मजात जीनू रिकर्वेटम या घुटने के डिसलोकेशन में जन्म के समय घुटने के साधारण हाइपर एक्सटेंशन, साधारण हाइपर एक्सटेंशन का मतलब हुआ ये घुटना नॉर्मली हम लोग पीछे नीचे मोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ये हाइपर एक्सटेंशन ऊपर की तरफ होता है। उससे लेकर के पूरी तरह से घुटना जो होता है डिसलोकेटेड होता है। डिसलोकेशन का मतलब है कि फीमर की बोन के आगे ये टिबिया की बोन हो जाती है और ये नी बेंड नहीं हो पाता। इसको आगे तो टच कर सकते हैं लेकिन नीचे इसको बेंड नहीं कर सकते हैं। ये 1 लाख जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1 बच्चों में पाया जाता है, और अक्सर ऐसे जो उल्टे पैदा बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, 30% लोगों में पाया जाता है। और लड़कियों में, बच्चियों में बच्चों की अपेक्षा ज्यादा इसके परसेंटेज होते हैं। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसको हम लोग CD के या कंजेनिटल डिसलोकेशन या कंजेनिटल जीनू रिकर्वेटम इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके माध्यम से बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आप किसी तरह का उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि अकेले होता है, क्योंकि ये होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और उसके साथ में पंजे से लेकर के कूल्हे तक कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो पंजे में देखा जाए ये कंजेनिटल वर्टिकल टैलस होता है, जिसमें अंदर की तरफ हड्डी फील होती है और पंजा बाहर की तरफ घूम जाता है, ऊपर की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्लब फुट होता है, जिसमें पंजा अंदर की तरफ हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम उसके ऊपर कूल्हे की प्रॉब्लम हो सकती है। 50% बच्चों में ये कूल्हा भी डिसलोकेटेड होता है। तो जब भी कंजेनिटल डिसलोकेशन के बच्चे होते हैं उसमें पंजा, घुटना और कूल्हा तीनों चीजें देखने की जरूरत होती है। और एक लास्टली एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, फोरफुट एडक्शन डिफॉर्मिटी की होती है। तो ये आपको एक्सरे सामने दिख रहे हैं। वर्टिकल टैलस में जो टैलस बोन होती है वो नीचे की तरफ घूमी हुई होती है, दोनों कूल्हे उतरे तो वो सीरियस बोलते हैं। CD का मतलब हाइपर एक्सटेंशन होता है। अब इटियोलॉजी की बात करें, किस कारण से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जब माँ के पेट में पानी कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो बच्चे की जो पोजीशन होती है गलत हो जाती है, मेल पोजीशन हो जाता है। तो बच्चा ऐसे रहता है, नॉर्मली बच्चा ऐसे रहता है माँ के पेट में, इसी तरह से बच्चा पेट में घूमता रहता है। लेकिन CD के होने के चांसेस जब पानी कम हो गया या स्पेस कम हो गया या यूट्रस की कुछ डिफॉर्मिटीज है तो बच्चे का पैर ऐसे हो जाता है। ऐसे होने से ऑलरेडी बच्चा जीनू रिकर्वेटम में रहता है, और जब भी पैदा होता है तो पहले पैर निकलता है। तो पैर ऐसे निकलता है तो हाइपरवेक्टम और ज्यादा हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल जो आगे थाई की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाती है, वो सख्त हो जाती है और छोटी हो जाती है। और तीसरा उसमें कोई कारण पता ही नहीं चलता, इडियोपैथिक होता है। ये तो मैंने बताया एक्सट्रिंसिक काजेस जो कि बाहर से, शरीर के अंदर नहीं है। उसके बाद इंट्रिंसिक काजेस में देखेंगे तो बहुत सारी जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होती है, न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंसेस होते हैं एज ए पार्ट ऑफ सिंड्रोम्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर में सुना था, आर्थ्रोग्राविस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा में ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, लार्सन सिंड्रोम, एहलर-डैनलस-बील सिंड्रोम, मेनिंगोमाइलोसिल और AMC। ये होते हैं, इसमें मसल, सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अब डायग्नोसिस कैसे बनती है। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो पहले करते हैं उसके वजह से भी बन सकती है। बिफोर डिलीवरी पता चल सकता है कि CD के हो सकता है। CD के क्योरेबल होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। और पैदा होने के बाद पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा क्लिनिकल असेसमेंट्स के द्वारा जन्म के समय पता लग सकता है, और एक्सरे के द्वारा इसको कंफर्मेशन मिल सकता है।
एक्सरे जो कराया जाता है घुटने का एपियोलेटरल पोजीशन, जो डिफॉर्मिटी की पोजीशन है उसमें, और मैक्सिमम फ्लेक्शन, जितना पैर को मोड़ सकते, जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन कर सकते, उसमें कराया जाता है। अब जो कंजेनिटल डिसलोकेशन नी या जो है उसका जो सीरीज है, कितनी वैरायटीज की होती है, कितनी सीवियरिटी, कितना ग्रेड होता है। टाइप 1 से टाइप 3 होता है। टाइप 1 का मतलब जस्ट कंजेनिटल हाइपर एक्सटेंशन, ये केवल पैर हाइपर की तरफ जाता है, लेकिन पैर मोड़ना चाहे तो वो मुड़ जाता है, इट इज इजिली रिड्यूसिबल, और फ्लेक्शन में रोकना चाहे तो रुक भी जाता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो 90 डिग्री तक मिल जाता है, इसलिए मोस्टली लिगामेंटल लैक्सिटी होती है। कुछ हफ्ते की पोजीशनिंग करके बच्चे ठीक भी हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सबलक्सेशन या हल्का सा डिसलोकेशन। ये थोड़ा सा पैर ऊपर की तरफ होता है, टिबिया फीमर से आगे होता है, लेकिन उसको ट्रैक्शन देकर के नीचे रिड्यूस करें तो 30 से 90 डिग्री के बीच में फ्लेक्शन आ जाता है। ये मसल के कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है। जो चौथी वैरायटी होता है वो पूरी तरह से डिसलोकेटेड होता है, मतलब जो टिबिया बोन है फीमर की बोन के आगे पड़ा रहता है, इसमें फ्लेक्शन नहीं पॉसिबल होता है, और अक्सर इसमें शरीर में कई सारी जगह पे इसमें प्रॉब्लम और भी हो सकती है, सिंड्रोमिक होता है। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या होता है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, इसलिए हमको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक इसको छोड़ दिया जाए तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, डिफिकल्टी होती है चलने फिरने में, जो कि आप एक्सरे का जो सामने आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे को कितना तकलीफ होती है, और बाद में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपको वैरायटी बताया टाइप 1 से टाइप 3, इसकी प्रोग्नोसिस कैसे हो सकती, कितनी ज्यादा हो सकती है। ये प्रोग्नोसिस जो होती है, आउटकम जो होता है, घुटने के मोड़ने की गति की सीमा पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा मुड़ जाएगा उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस उसकी होगी। दूसरा ये देखा गया है कि नंबर ऑफ क्रीज, जो आप देखेंगे जो पैर होता है, घुटना होता है, नी कैप होता है, उसके ऊपर तमाम क्रीजेस होते हैं। यदि क्रीज ज्यादा है, मतलब स्किन लैक्स ज्यादा है, तो पैर ज्यादा मुड़ेगा, तो वो नंबर ऑफ क्रीज प्रोग्नोसिस को बताता है। मतलब टाइप 1 है तो बहुत ज्यादा क्रीज होगा, टाइप 3 होगा तो मिनिमम क्रीज होगा, नंबर ऑफ क्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोग्नोसिस, माने वो चीजें होगी तो उसके बारे से भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट, इलाज क्या होता है। ग्रेड के हिसाब से इलाज होता है। ग्रेड 1 में जो इलाज होता है, जस्ट सिंपल 1-2 बार मैनिपुलेशन किया, आगे सपोर्ट के लिए प्लास्टर लगा दिया, उसके बाद हम लोग पैब्लिक हार्नेस होता है, जो कपड़े का ब्रेस होता है, आपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसको लगभग 1.5 से 2 महीने पहनाने के लिए बोलते हैं। जब घुटना स्टेबल होगा तो उसको बंद कर देते हैं, और वो कंप्लीटली परमानेंटली ठीक हो जाता है, किसी तरह के भविष्य में यूजली प्रॉब्लम नहीं आती है। जब ग्रेड 2 की बात करेंगे, एक बार जेंटल मैनिपुलेशन करके प्लास्टर ट्राई किया जाता है, यदि इजी से हो जाता है तो इसको कंटिन्यू करते 3 से 4 बार प्लास्टर लगाना पड़ता है, पूरा मूवमेंट आने के बाद फिर फैब्रिक हार्नेस देते हैं। लेकिन यदि नहीं आता है तो इसके बच्चे में नी कैप के ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, यहाँ पे परक्यूटेनियस टेनाटोमी की जाती है, जो मसल को जो लेंथ होता बढ़ जाता है, 90 डिग्री आ गई, रिपीटेड प्लास्टर लगाए, फिर वो ब्रेस दे दिया जाता है। ये परक्यूटेनियस टेनाटोमी के आपके फोटोग्राफ्स सामने स्क्रीन पे आपको दिखेगा कैसे करते हैं। किसी तरह का कोई चीड़ा नहीं देते हैं, वो केवल नीडल या हल्की पतली सी प्लेट के द्वारा किया जाता है। ये भी लगभग करेक्ट हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा मिल जाता है। लेकिन बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा उम्र में, तो क्वाड्रिसेप्स मसल की लेंथनिंग करनी पड़ती है, बोन की शॉर्टनिंग करनी पड़ती है। तीसरा जो वैरायटी होता है, जो पूरी तरह से स्टिफ है, डिसलोकेटेड नहीं हो पाता, इसमें किसी तरह के मैनिपुलेशन के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। इनको अक्सर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मांसपेशियों को लंबा करें या बोन को छोटा करें, तो इसमें करने से ही ठीक होता है। इसमें कभी भी फोर्सफुल रिडक्शन नहीं करते, क्योंकि जॉइंट इससे डैमेज हो सकता है। एक फोटोग्राफ के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि फीमर की बोन को छोटा किया गया, उसमें 110 डिग्री लगभग मूवमेंट आ गया। ये फ्यूमरल ऑस्टियोटमी, शॉर्टनिंग ऑस्टियोटमी होता है। इनको जल्द से जल्द शुरू करना पड़ता है। मैनिपुलेशन किसी तरह के भी सीडीके में विग्रस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अक्सर ये जो टिबिया होती है, जो लेग की बोन होती है, अक्सर ये बेंड हो जाती है, और बेंड हो जाता है वो परमानेंट रहती है, क्योंकि मुलायम बच्चों में होती है, और कभी कभी ग्रोथ प्लेट पे भी इसका असर पड़ता है। इसके साथ में पंजे की जो प्रॉब्लम है तो साथ में इलाज किया जाता है। लेकिन कूल्हे का डिसलोकेशन है तो पहले सीडीके का इलाज किया जाता है। सीडीके के इलाज में
जब हैमस्ट्रिंग की लेंथ और वो सब चीजें मिल जाती हैं, तब हम कूल्हे का ऑपरेशन या कूल्हे को रिड्यूस करके प्लास्टर लगाते हैं। तो उसको रिलैक्स करने की हैमस्ट्रिंग को बहुत जरूरत पड़ती है। अब हम जब प्रोग्नोसिस की बात करें तो केवल सीडीके है, ट्रीटमेंट सही हो गया तो बहुत अच्छा नॉर्मल मूवमेंट्स आ जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी रहती नहीं है और अक्सर ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब भी बच्चों को सिंड्रोम होता है, आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा है या लार्सन सिंड्रोम है, उनको लंबे समय तक फिजिकल थेरेपी, ब्रेस, एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चे को लिगामेंटस लैक्सिटी है या मैनिपुलेशन से टिबिया की डिफॉर्मिटीज हो गई, स्टिफनेस लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो कुछ भी हो, अच्छे रिहेबिलिटेशन किया जाए तो बच्चों में चलने की कैपेसिटी आ जाती है। और जो इलाज के तौर तरीके मैंने पहले बताए, मैनिपुलेशन, प्लास्टर, पैब्लिक हार्नेस, टिनोटमी, ऑस्टियोटमी, बोन की वो सब चीज़ें होती हैं। अब हम कुछ केसेस के बारे में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से होता है। केस 1 देखेंगे, टाइप 2 का था। ट्रीटमेंट के पहले देखने बहुत ज़्यादा था, आफ्टर करेक्शन उसका नी पूरा बेंड हो गया और नॉर्मल हो गया। दूसरा बच्चा देख रहे हैं, हाइपर एक्सटेंशन दोनों तरफ था, वो भी वैरायटी 2 था। आफ्टर करेक्शन वो एकदम से लगभग नी बेंड होने लगा और ये फॉलो अप में चलती है, नी बेंड होता है लगभग 100 डिग्री का। तीसरा वैरायटी जो आप केस दिखा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म फॉलो अप का है। जन्म के समय उसमें टाइप 2 वैरायटीज का था, प्लास्टर लगा, ब्रेस हुआ। अब पूरी तरह से स्क्वाटिंग कर लेना, पालथी मार के बैठ देना, सब कुछ उसके लिए संभव है। तो अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहूँगा, जो कंजेनिटल डिसलोकेशन नहीं होता है उसको सही समय पर पहचान लिया जाए, जन्म के समय प्रॉपर इलाज किया जाए तो ऐसे बच्चों का घुटना सामान्य हो सकता है। और जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है साथ में उसका इलाज करना जरूरी होता है। तो ये बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े होकर के चल सकते हैं। धन्यवाद।